जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर 62। तो आपने मुझे ईमेल भी कर दिया, स्कैन करा के कर दिया? ठीक है, बैठ जाए। अच्छा मोहतरम, ये अभी तक जो हमने पढ़ा है ज़रा उसकी क्विक रिवीजन ले लें और आज एक समझ लें ओवरऑल रिवीजन क्लास होगी। पिछले कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होने हैं अभी तक कंसोलिडेशन के। अच्छा, ये जो गुडविल आती थी ना, गुडविल, ये शायद आपको याद हो, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, इन्वेस्टमेंट्स और एनसीआई और यहाँ गुडविल। थोड़ा थोड़ा ये पैटर्न याद है, जहन में है ना? ये दोनों फिगर्स बैलेंस शीट से आमतौर पे मिलती हैं, एनसीआई हम खुद निकालते हैं और फिर गुडविल बैलेंसिंग आ जाती है। अच्छा, ये जो गुडविल हम इतने दिनों से पढ़ रहे थे ना, पिछली 6-7 क्लासों से, इस गुडविल को कहते हैं पॉजिटिव गुडविल। क्या कहते हैं? पॉजिटिव गुडविल। क्योंकि एडजस्टमेंट काउंट क्रेडिट, गुडविल एसेट के तौर पे डेबिट, इसलिए गुडविल डेबिट मींस पॉजिटिव गुडविल। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव गुडविल होती है ना, पॉजिटिव का लफ्ज़ मैंने इसके साथ आज पहली दफा बोला है। पॉजिटिव गुडविल जो होती है, यानी गुडविल जब बैलेंस शीट में नजर आने लग गई, तो उसमें फिर दो सिनेरियोज आपको पता होते हैं। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे हो तो ये जो गुडविल पॉजिटिव आई है, हम इसे कहते हैं ये पार्शियल गुडविल है। और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो, यानी इमरान खान के हिस्से की भी प्राइस लगवाई जाए, तो फिर गुडविल पार्शियल नहीं है, गुडविल क्या है? फुल है। ओके। अगर गुडविल पार्शियल है तो इंपेयरमेंट, कंसोलिडेशन में जितना जिस एंगल से समझाया जाए उतना समझा करें। अगर गुडविल पार्शियल है तो इंपेयरमेंट लॉस सीआरई में डेबिट होने, और अगर गुडविल फुल है तो इंपेयरमेंट लॉस, एक ये पड़ी हुई है। और अगली बात कोई समझाने वाली आसान नहीं, आसान है। किसने बेचा है जी? पेरेंट ने। तो गेन किसने रिकॉर्ड किया? तो सीआरई डेबिट। किसने बेचा? सब्सिडरी ने। तो गेन किसने रिकॉर्ड किया? सब्सिडरी ने। तो एसआरई डेबिट। बस ये दो एडजस्टमेंट्स अभी तक हमने पढ़ी हुई हैं। अच्छा, ये ना लकीली हमारी किताब के अंदर एक सफ़ा है, जो हजरात ऑनलाइन वाले हैं वो वीडियो पॉज करके ढूंढ लें। फिजिकल वालों को मैंने ढूंढवा दिया है। किताब के एंड पे ना कंसोलिडेशन हैंड पेज 2 है, लेकिन मसला ये हुआ है कि किताब में ना वो सफ़े फट के आ गए, एक्सपैंड होके, तो ये पेज 2 नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये वाला आपको लफ्ज़ नजर आ रहा होगा। और ये मैं हैंड पेजेस आज दोबारा अटैच कर देता हूँ, ऑनलाइन वालों के लिए भी, फिजिकल वालों के लिए भी। तो ये हैंड पेजेस पूरी किताब की मैं दोबारा अटैच कर देता हूँ पीडीएफ फॉर्म में। तो ये सारी बातें हमने लिखी हुई है, किताब के भी पेज हैंड रिटन पेज 2 पे है। रिकॉर्डिंग ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन, जब एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो सीआरई डेबिट विद द इंपेयरमेंट लॉस फिगर। वही बातें जो मैंने क्लास में बना के दी थी। व्हेन एनसीआई इज एट, एसआरई डेबिट, गुडविल क्रेडिट। ये पॉइंट 2 अभी नहीं पढ़ा, नेगेटिव गुडविल भी कोई चीज होती है। पॉइंट 3, सेल ऑफ स्टॉक, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। जो लेट आए उनकी किताबों में ढूंढवा के दें, वरना इसका कुछ फोटोकॉपी करवा के आपको देते हैं। जो फिजिकल वालों को तो कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन वालों को अटैच कर देता हूँ। सीआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, एसआरई डेबिट। लेकिन ये एंट्री किस पे होती है? भेजी हुई चीजों में मसला होता है, या जो अगले के पास पहुंच गई और आगे नहीं बेच सका, अगले के पास पहुंच गई और आगे नहीं बेच सका, अनसोल्ड के प्रॉफिट पे मसला होता है। अनसोल्ड के प्रॉफिट पे मसला होता है। ये एडजस्टमेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, इसको जरा आपने तसल्ली से देखना है। और इसकी असल में मैंने आज आपको रिवीजन करवानी है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट। इसमें रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या होती है? सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कहां पड़ा होता है? वर्किंग वन में। सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग प्री वाली वर्किंग वन में। तो सब्सिडरी के एसेट्स अगर रीवैल्यू करें तो सरप्लस भी वर्किंग वन में। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट विद सरप्लस फिगर, विद सरप्लस फिगर। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस जो होता था। स्टेप 2, डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट, क्यों? डेप्रिसिएशन बढ़ा क्यों रहे हैं? इसलिए कि एसेट बढ़ा है। और थोड़ी सी बात जो की थी इधर उधर देखने वाले भाई, थोड़ी सी बात ये की थी कि असल में सब्सिडरी बुक वैल्यू पे डेप्रिशिएट कर रही थी, हम चाहते हैं मार्केट वैल्यू पे डेप्रिशिएट हो, तो सरप्लस को डेप्रिशिएट कर दो। आइए 16 से कोई कंपैरिजन करके आपने सवाल नहीं पूछने, वहां ये करते थे, यहाँ ये। अच्छा, सब्सिडरी बुक वैल्यू पे डेप्रिशिएट करी थी, हम किसको डेप्रिशिएट करेंगे? मार्केट वैल्यू को। तो मार्केट वैल्यू को करना चाह रहे हैं डेप्रिशिएट, लेकिन बुक वैल्यू को वो कर चुकी है, तो हम सिर्फ सरप्लस को डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिसिएशन बढ़ानी है या उल्टानी है, उसके लिए एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। डेप्रिसिएशन बढ़ने की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। लेकिन P&L हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए सब्सिडरी का एसेट है तो सब्सिडरी की अर्निंग कम कर दें, एसआरई डेबिट, एसेट क्रेडिट। ये डेप्रिसिएशन कब से कब तक की होगी? डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी टिल, आगे लिख लें, ऑन सरप्लस। ये डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगी? ऑन सरप्लस, सरप्लस पे निकला करेगी डेप्रिसिएशन। बाकी मैं ये पेज अपलोड कर दूंगा, जो कमी हुई बुक में उसको यहां से देख के पूरी कर लीजिएगा। आज रिवैल्यूएशन लॉस डालेंगे, इसका ऑपोजिट होगा बिल्कुल, रिवैल्यूएशन लॉस। सवाल कौन से आज का?
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 8। इसकी मैं बैलेंस शीट की फिगर्स उतार लूं, फिर जरा क्लास पूरी हो जाए तो एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पीएल एंड एसएल फॉर द ईयर एंडेड 30/16। फिक्स्ड एसेट्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, स्टॉक आ रहा है, डेटर आ रहा है, कैश आ रहा है, शेयर कैपिटल आ रहा है, रिटेन। शुक्र है कैपिटल रिजर्व मैंने दोबारा डाले हैं सवाल में ताकि जरा रिवाइज हो जाए, और क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज आ रही हैं। सवाल उतार लें फिर आगे चलते हैं। भैया आप ईमेल डाउनलोड करते हैं आके इधर। कैमरा आपको उधर ही रखना है, इधर नहीं रखना, बच्चों के पास घरों में किताब है। 774 है ये पेज। P group consolidated statement of as on 30/16 जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपकी पहली फिगर आ रही है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बुक वैल्यू पे ले जाएं, कोई मसला नहीं, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल सही फरमाया भाई आपने, आप क्लास के जिगर हो, बाकी दिल है। अच्छा तो 180 और 470 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 180 और 470। ओके आगे चलें जी। ये याद कराना है कि सवाल डाउनलोड करना है रात को, फिर इनको दिखाना है सुबह। एक दो लाइन छोड़ के इन्वेस्टमेंट्स गुडविल वगैरह आ सकती है। इन्वेस्टमेंट्स बोलें जी। हाँ वो छोड़ें, ये इन्वेस्टमेंट्स क्यों लिखवा रहे हो वो भी देख लेंगे, अभी फिलहाल ना लिखो, लेकिन उतार लेते हैं ना साथ ही। इन्वेस्टमेंट इन एस एट कॉस्ट, कुछ भी नहीं रह गया। कॉस्ट का मतलब है यानी कि सऊदी किंग को हमने जितने पैसे दिए उतारें, बिल्कुल ये फिगर सारी उतारें। वर्किंग वन, इन्वेस्टमेंट इन एस लिख दिया ना, तो फिर इसमें और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट हमें डेबिट साइड पे नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से 350। नेक्स्ट स्टॉक 176 और 150। 176 आगे डेटर 70 और 50 आगे कैश एंड बैंक 3 और आगे शेयर कैपिटल जी किसका किसका पेरेंट का। अब हमें किसका चाहिए सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना 500। आगे बताएं जी रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा ये एज ऑन है या प्री है। एज ऑन ये आज तक की हैं या जिससे हमने उनको खरीदा था, आज नहीं जिसने खरीदा था नहीं, आज तक की हैं, और ये भी आज तक के रिजर्व्स हैं। कैपिटल का टूटा हुआ हिस्सा, सॉरी रिटेन अर्निंग का टूटा हुआ हिस्सा। रिटेन अर्निंग कितनी है जी पेरेंट की, तरतीब से बताएं। 300। पेपर में ना यहां पूरा लिखा है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स। पेरेंट रिटेन अर्निंग्स जी कल मैंने आपको एक का सोल्यूशन दिखाऊंगा, तो फिर आपने देखना है कहां कहां वो एब्रिविएशन यूज करे कहां नहीं कर रहा, उस बिना पे हम डिसाइड करेंगे एब्रिविएशन का यूज करना है नहीं करना। पेरेंट रिटेन अर्निंग आगे जी वर्किंग 3.1 जी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग नहीं, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व ऑफ पेरेंट, पेरेंट कैपिटल रिजर्व्स जी मोहतरम कितने 40। 340 चला गया। अब सब्सिडरी के 230 और 28। असल सब्सिडरी के 230 और 28 को हम वर्किंग 2 में इसलिए शिफ्ट करते हैं कि इनको तकसीम करना होता है। फिर वर्किंग 3 में तो किसी को पेरेंट की चीजें तो किसी को तकसीम नहीं करनी, लेकिन वर्किंग 2 और 2.1 में सब्सिडरी की चीजें इसलिए लेके जानी है कि इन द एंड इनको क्या करना होता है तक। कौन सी सीन वर्किंग नंबर 2। एक दिन बड़े एक अच्छे भाई हैं ग्रुप में माशाल्लाह, उन्होंने सवाल पूछा बड़ा मजे का। जाहिर बात है ये बात भी अब मेरी वो सुन रहे होंगे कि 1 घंटे 14 मिनट पे क्लास क्यों हंसी थी। अच्छा फिर मैंने जवाब भी दे दिया, मैंने कहा यार पूछा तो अच्छा बताओ 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 तो जल्दी बताओ। मैंने किसी को छींक आई थी, क्या हुआ था हैवी लेवल की जी बोले बोले एसआरई डेबिट जी कितना जवाब आ गया 230। एडजस्टमेंट्स भी आ सकती हैं, थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं। वर्किंग 2.1 इसका नाम वही रखें सब्सिडरी कैपिटल
रिजर्व्स, और मेंटली प्रिपेयर रहें। सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व्स को हमने तकसीम करना है जिस तरह सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग को हम तकसीम करते हैं। अच्छा, ये तो हमें लगता है आप लोग फिगर इतनी जल्दी लिखवाते हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे थे। क्रेडिटर्स एंड लायबिलिटीज 75 एंड 63, 75 एंड 63। ओके, फर्स्ट रो में जगह बना दें बस। ठीक है, ज्यादा नहीं, नजर नहीं आएगा। उधर ही कैमरा रखो, नोट कर लें यहां तक। ओके जी, इधर आज आप कॉन्सेप्ट एक देखिएगा। हमारे सवाल में ना आज एक कॉन्सेप्ट आने नया, जो थोड़ा सा मैंने आपको करवा दिया हुआ था, आपस के डेटर और क्रेडिटर। वैसे तो डेटर क्रेडिटर ज्यादा होते हैं, लेकिन आपस के भी डेटर क्रेडिटर हो सकते हैं, यानी पीटीसीएल ने यूफोन को चीजें बेची हो या यूफोन ने पीटीसीएल को। तो इसके लिए ना आपने जरा बड़ा अटेंटिव रहना है और बात को बड़ी तफसील से सुनना है। ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है। ये जो आपके 10-12 मिनट होंगे ना, ये आज की क्लास का नया कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम इसको सिर्फ सवाल पे अप्लाई करना होगा। ये तारीख है जी 20 दिसंबर, साल एंड हो रहा था। हमारे सवाल का मैं डेटा यूज नहीं करा, सवाल एंड हो रहा था। इंट्रो की क्लास की सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा कभी को बच्चा परेशान हो जाए तो उसकी वजह ये होती है कि वो कंसोलिडेशन, ओ यार पता नहीं ये क्या चीज़ है, हालांकि इंट्रो की क्लास की एंट्रीज हैं। पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची तो एंट्री की डेटर डेबिट, डेटर का नाम बता दें, एस यूफोन। तो पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची तो एंट्री की डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। फर्स्ट करें 20 दिसंबर को इसने 100 रुपए की चीजें बेची और 21 दिसंबर को सब्सिडरी के पास ये सामान पहुंच भी गया। जारी बात है, ट्रक वाला सामान लेके गया एक शहर से दूसरे शहर, उसमें टाइम लगा। तो 21 दिसंबर को जब सब्सिडरी को ये सामान रिसीव हुआ तो सब्सिडरी बोले हिम्मत करे ना, क्या एंट्री करेगी। इंट्रो की क्लास वाली बातें कर रहा हूं सारी। बोले परचेज डेबिट क्रेडिट। तो एक बंदा क्या रिकॉर्ड करता है, सेल, और दूसरा बंदा परचेज। कोई एक लफ्ज ऐड करवा दें जो मुझे ऐड कर दूं तो जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एक्सेलेंट। क्रेडिटर के आगे भी, पूरी बात किया करें, क्रेडिटर के आगे पी का लफ्ज ऐड कर दें। इससे होगा क्या कि पता चल जाएगा सब्सिडरी की बुक्स में किसको पैसे पेएबल हैं, पेरेंट को। तो सब्सिडरी क्या कह रही है कि यार वो जो तुमने 100 रुपए की चीज भेजी है ना, मैंने तुम्हें उसके पैसे देने हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये बातें हो रही हैं, कंसोलिडेटेड में नहीं। सब्सिडरी कह रही है मैंने तुम्हें 100 रुपए देने हैं, पेरेंट कह रहे हैं हाँ मैंने तेरे से पैसे लेने हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये बात करने में कोई हर्ज नहीं। अगर मैं यहीं पे खड़े होकर ना दोनों की बैलेंस शीट बनाऊं तो बी की बैलेंस शीट में डेटर नजर आ रहे होंगे 100 के, और सब्सिडरी की बैलेंस शीट में क्रेडिटर नजर आ रहे होंगे 100 के। अगर मैं यहीं पे खड़े होकर दोनों की बैलेंस शीट बनाऊं, लेकिन बात यहां पे रुकती नहीं है, बात थोड़ी प्रैक्टिकली स्पीकिंग आगे जाती है। जाहिर बात है अब कैश भी पे होने हैं, तो जब कैश पे होने हैं तो उनकी भी एंट्रीज होंगी। तो फर्ज करें, मैं फर्ज कर रहा हूं 29 दिसंबर को स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, 29 दिसंबर को सब्सिडरी ने हिम्मत की और सब्सिडरी ने हिम्मत करके पैसे भेज दिए, लेकिन सब्सिडरी ने फिलहाल पूरी पेमेंट नहीं की। जी आप दोनों देखें, सब्सिडी ने पूरी पेमेंट नहीं की। सब्सिडी ने कहा यार 80 रुपए अभी पकड़ ले, या 80 मिलियन अभी ले ले, बाकी जो है 20 मिलियन फिर कभी कर लेंगे यार, फिलहाल मेरे पास इतनी गुंजाइश है, तो ऐसे मुनासिब नहीं लग रहा था आपको पेमेंट मैं लटका हूं, तो इतनी पेमेंट मैं आपको भेजा हूं। लेकिन 29 दिसंबर को जिस बंदे को कैश देके भेजा, उसे कहा यार हवाई जहाज पे जाना, कराची से लाहौर, कराची में फर्ज करें सब्सिडरी है, पेरेंट लाहौर के अंदर है, हवाई जहाज पे जाना पैसे लेके। उसने कहा नहीं मुझे ट्रेन में मजा आता है, तो ट्रेन में निकल गया और ट्रेन में बैठ के फोन कर रहा है मैं जी ट्रेन पे जा रहा हूँ, और रास्ते में पहुंच के जब ट्रेन ना लेट हो गई है, तो मुझे लग रहा है इधर ही दिन लग जाएंगे, इंजन खराब हो गया, ड्राइवर भी नाराज हो गया। तो अब पेरेंट ने डिड नॉट रिसीव कैश टिल 31 दिसंबर। हाँ बाद में तो इंशाल्लाह आ ही जाएगा, 1-2 दिनों में बंदा पहुंच जाएगा, कोई मसला नहीं। 31 दिसंबर को पेरेंट में ये पैसे नहीं पहुंचे, तो किसने भिजवा दिए, किसको नहीं मिले। कोई प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं या अजीब सी बात है, प्रैक्टिकल बात है, ठीक है कोई मसला नहीं। जैसे उसने चीजें भिजवाई थी तो फौरन मिल गई थी 1 दिन बाद, लेकिन इसने पैसे भिजवा दिए अभी तक नहीं मिले। अच्छा आपको अकाउंटिंग वगैरह तो इतनी आती होगी कि आप टी अकाउंट बनाए बगैर मुझे टी अकाउंट्स का कैरी डाउन बता सकते हैं। इस वक्त अगर मैं आपसे बात करूं तो पेरेंट की किताबों में रिसीवेबल कितने खड़े होंगे, 100।
और सब्सिडरी की किताबों में पेएबल कितने खड़े होंगे? 20 के। सब्सिडरी समझ रही होगी मैंने 20 देने हैं और पेरेंट कह रहा होगा मैंने 100 लेने हैं। लेकिन अगर फोन पे इनकी बात होगी तो सब्सिडरी रीजन बताएगी। आप परेशान ना हो, आपको 80 पहुंचने वाले हैं, 80 रास्ते में है। तो वो जो बंदा ट्रेन में पैसे लेके जा रहा है वो पहुंच गया है या इन ट्रांजिट है? अच्छा, बहरहाल आप मुझे इनसे ना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिराइव करवा दें। इन एग्जाम तो आपको क्या गिवन होंगी? सेपरेट। ये तो मैंने पीछे बात की लॉजिक बताई ना। पेपर में आपको गिवन होंगी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर मैं आपके सामने बनाऊं और बैलेंस शीट्स बनाऊं तो पी की बैलेंस शीट और एस की बैलेंस शीट, पी की बैलेंस शीट में करंट एसेट्स और एस की बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज। डेटर ना ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन लेके जाने की भी जरूरत नहीं है, खुद बताएं। पी की किताबों में कितने डेटर हैं? 100 में। और एस की किताबों में कितने की लायबिलिटीज हैं? 20 की। एस की किताबों में 20 की लायबिलिटीज हैं। पेपर में आपके सामने इस तरह गिवन होगा डाटा। पेपर में पिछली वाली ट्रांजैक्शन गिवन नहीं होगी क्योंकि पेपर में आपको बैलेंस शीट्स गिवन होती हैं। पेपर में आपके इसके सामने डाटा, लेकिन ये डेटा भी काफी नहीं है। पेपर के अंदर अदर इंफॉर्मेशन में रीजन बताई जाएगी। अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन में कहा जाएगा डिफरेंस इज ड्यू टू कैश इन ट्रांजिट। डिफरेंस इस वजह से है कि पैसे भेज दिए, किसने भेज दिए? सब्सिडरी ने। किसको नहीं मिले? पेरेंट को नहीं मिले। तो आपने क्या करना होगा? व्हाट टू डू इन पेपर। पेपर के अंदर आपने क्या करना होगा? व्हाट टू डू इन पेपर। जैसे हम एक एंट्री करते थे शुरू वाली क्लासों में, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर प्रीमियम डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और रिटेन अर्निंग डेबिट और गुडविल बैलेंसिंग आ जाती थी। ये शुरू वाली 1-2 क्लासों में एंट्री की थी। अब तो इतना अरसा हो गया कि 90% लोगों को शायद भूल भी चुकी हो ये कोई बात होती थी। और एक और एंट्री करते थे लोन रिसीवेबल क्रेडिट, शोहर तूने लोन नहीं लेना, और सब्सिडरी को कहते थे लोन पेएबल डेबिट। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस वक्त हम बना रहे होंगे तो उस वक्त की कहानी क्या होगी? उस वक्त की कहानी ये होगी, ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है, ये इनके दरमियान रेल की पटरी है, यहां पर कैश पड़ा हुआ है और है अल्लाह का शुक्र हमारा ही और किसी का नहीं है। यहां ट्रेन की पटरी में कैश आ रहा है। तो अब क्या करेंगे? पहली तो बात है, पेरेंट को कहेंगे कि कंसोलिडेशन शुरू होने लगी है। माना कि तू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कह रहा था मैंने सब्सिडरी से 100 रुपए लेने हैं, ये एडजस्टमेंट मैंने कराई थी डेटर क्रेडिटर की आपको पहली क्लास में ही। तो माना कि तूने सब्सिडरी से 100 रुपए लेने हैं, लेकिन कंसोलिडेशन पर्पस के लिए ये लेना देना हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आपस का तुम दोनों का लेना देना। तो लेन देन आप लोग करो लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसके रिकॉर्ड रखो। तो पेरेंट को मजबूर किया जाएगा कि आप दोनों अब एक हो, तो बाहर के लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपस का कितना लेन देन है। तो आप बता दें जी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे? गलत एंट्री ना बताइएगा। मैंने आपको कहा है पहले जिसका रिसीवेबल होता है ना उसे मनाया करें, ठीक है? पहले कॉलेज वालों को आप बनाते हैं मेरे से फीस ना लो, यानी जिसका रिसीवेबल होता है पहले उसे मनाया करें। पहले पेरेंट को कहीं तूने पैसे नहीं लेने, तो इसका मतलब है डेटर क्रेडिट। ये तो बैलेंस शीट आपको गिवन होगी पेपर में, ये पेपर में काम करना होगा। डेटर क्रेडिट। और सब्सिडरी को कहीं तूने शोहर को पैसे नहीं देने, बकाया 20 रह गए ना, 80 तो भेज दिए उसने, बकाया 20 भी तूने नहीं देने। सब्सिडरी ऑटो पे लगी होगी, कहेगी हाँ मैंने कौन से देने थे। जाहिर बात है अब आपने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है ये एंट्री करके तो आपकी बैलेंस शीट आउट हो जानी है। तो अब आप बता दें इस एंट्री को टैली कैसे करेंगे? बैलेंसिंग एक फिगर आएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज कैश इन ट्रांजिट 80। इसको प्रेजेंट आपने कैश के साथ करना है तो ज्यादा बेहतर है। जो कैश का बैलेंस अभी मुझे सवाल में नजर आ रहा होगा वहां ज्यादा बेहतर है। अलग से लाइन डालना कैश इन ट्रांजिट इतना बेहतर नहीं है, कैश के साथ डाल देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बैलेंस शीट के फेस पे ज्यादा लाइन आइटम्स बढ़ा दें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बात। सो दैट इज डन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये किताब में भी हैंड रिटन पेज 9 है, लेकिन किताब में मुझे डिम फील हो रहा था, इसलिए फिजिकल वालों के लिए मैंने जो है इस पेज को दोबारा जरा लिखवा के किसी टीए से करवा दिया है। लेकिन अगर आप किताब में शायद नजर मारें तो किताब में भी आपको ये पेज जो है वो मिल जाए। किताब में हैंड रिटन पेज 9 होगा मेरे ख्याल से, किताब में वहां नजर मारें शायद ये पेज नजर आ रहा हो। आगे आइए फाइन। अच्छा जी, किताब में कितने लोगों को मिल गया? हाथ खड़ा कर दें। सही है पेज? हाँ बिल्कुल सही है, किताब में भी कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। ओके, नहीं सही नजर आ रहा कुछ किताबों में, ठीक है जी। इधर देखें, बहरहाल पेज नंबर 9 है। आप चलो छोड़ो पर, अभी आपको मैंने बांट दिया, ऑनलाइन में अपलोड कर दूंगा। डेटर डेबिट, चल छोड़ सारी बातें। इधर देखें जी, आगे जाओ ना, पेज 9 होगा, पेज 9 में कह रहा हूँ, 9वें नंबर है। और आगे जाओ 9वें नंबर, हाँ ये पेज मिल जाएगा आपको। इधर आ जाए, छोड़े। डेटर डेबिट, ये 20 दिसंबर को किसने एंट्री की? पेरेंट ने। और पेरेंट ने रिसीवेबल बुक कर लिया। सब्सिडरी ने क्या एंट्री की? परचेज डेबिट। सब्सिडरी ने लायबिलिटी बुक कर ली। जब ईयर एंड से 2 दिन पहले
सब्सिडरी ने पेमेंट भेजी, जब सब्सिडरी ने पेमेंट भेजी तो पेमेंट पूरी की भेजी या कुछ भेजी? कुछ भेजी, और वो भी पेरेंट को नहीं मिली। पेपर में क्या गिवन होगा? पेपर में आपको गिवन होगा पी की किताबों में बैलेंस शीट, पी की किताबों में कितना नजर आ रहा होगा इन एग्जाम बैलेंस शीट में? 100 रुपया। इसको करंट अकाउंट्स भी कहते हैं, आपस के करंट अकाउंट। और क्रेडिटर 20। डिफरेंस की रीजन पेपर में गिवन होगी, अदर इंफॉर्मेशन डिफरेंस इज ड्यू टू कैश इन ट्रांजिट। व्हाट टू डू इन पेपर? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए क्रेडिटर डेबिट, ये वाला डेटर क्रेडिट, और कैश इन ट्रांजिट बैलेंसिंग। बट थिंग्स विल नॉट बी सो सिंपल, थिंग्स विल नॉट बी सो सिंपल, बिकॉज इस सवाल में हमने एक अजम्पशन लिया है जो निहायत गलत अजम्पशन है कि पेरेंट के सारे डेटर ही सब्सिडरी हैं। ऐसा नहीं होता कि पेरेंट की बैलेंस शीट में सारे डेटर ही सब्सिडरी हों। पेरेंट का तो एक कारोबार है पूरा, पेरेंट के पता नहीं कितने डेटर होते हैं, कितने कस्टमर होते हैं। तो इस सवाल के अंदर हमने, जैसे पीटीसीएल है, जरूरी नहीं यूफोन को इंटरनेट प्रोवाइड करे, पीटीसीएल तो हमें भी इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। तो ये सवाल आसान था, समझने के लिए था। पेपर के अंदर ऐसी एडजस्टमेंट बड़ी रेयर है आएगी। पेपर के अंदर जो अब एडजस्टमेंट आनी है वो अब मैंने आपको आगे समझानी है। वो क्या एडजस्टमेंट होगी? पेरेंट के बहुत से डेटर्स पड़े होंगे और सब्सिडरी के बहुत से, उनमें वो बता देगा कि कितने आपस के हैं, कितने आपस के हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछे कि यार आपने लोगों को कितने पैसे देने हैं, आप कहें मैंने लोगों को 100 रुपए देने हैं। अच्छा, उसमें से अब्बू को भी कुछ देने हैं? हाँ, अब्बू को मैंने 10 रुपए देने हैं। तो इसी तरह पेरेंट से पूछा जाएगा आपने सबसे कितने लेने हैं। फिर एक छोटा सा सवाल पूछा जाएगा सब्सिडरी से भी कोई लेने हैं? कहेगा हाँ। तो ये अब हम इस सिनेरियो की तरफ मूव करने लगे हैं। ओके, अच्छा, इसमें ना अगली बात का ये ध्यान रखना है कि मोहतरम आपसे बात करने लगा हूं, कुछ चीजें तो चेहरों से नजर आ जाती हैं, कुछ चीजें तो, और कुछ दिल खंगालना पड़ता है अगले का। अच्छा, तो इस एडजस्टमेंट को मैं कहूंगा चेहरे से नजर आ रही है, हल्का फुल्का अदर इंफॉर्मेशन में जाना पड़े, दिल खंगालना पड़े, जरा स्टोरी क्या थी। ये जो अगली एडजस्टमेंट मैं आपको करवाने लगा हूं ना, अगली एडजस्टमेंट, ये अब आपने स्क्रीन की तरफ देखते रहना है, ये स्क्रीन की तरफ देखते रहना है। ये चेहरों से नजर नहीं आ रही। ये पी के सारे डेटर हैं कोई 600, पी के सारे डेटर हैं कोई 600, एस के सारे क्रेडिटर हैं कोई 320। अब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि पिछले सवाल में करंट अकाउंट का लफ्ज लिखा होता, करंट अकाउंट इनके आपस के अकाउंट को कहते हैं, उधर फिर भी कोई इंडिकेशन थी, लेकिन इधर कोई इंडिकेशन नहीं है। तो ये पी के सारे डेटर हैं, एस के सारे क्रेडिटर हैं। फेस से कुछ पता नहीं चल रहा कि अंदर क्या चल रहा है बंदे के, फेस से पता नहीं चल रहा। वो तो हमने जब इसको हिलाया तो हिला के देखा, तो हिला के क्या निकला सवाल में, अदर इंफॉर्मेशन में, डेटर ऑफ पी, डेटर ऑफ include receivable from S, debtor of P include receivable from of ₹100। अब हमने क्या किया, हमने अपने समझने के लिए एक ट्री बनाया। ट्री क्या बनाया हमने कहा जी 100 रुपए तो, बोले 600 में से 100 रुपए तो जानने वाले से लेने हैं, ठीक है। बाकी 500 की टेंशन नहीं लिया करनी पेपर में, क्योंकि 600 में से 100 माइनस करेंगे तो 500 खुद ही आ जाएगा। बाकी 500 रुपए क्विज के और डेटर होंगे। और आगे चलें, क्रेडिटर ऑफ S include payable to P of rupees। S के क्रेडिटर्स में किसका पेएबल पड़ा है? पेरेंट को पड़ा है। वो कितना? और कहानी सारी वही है जो मैंने आपको पिछले सफे में बता दिया है। इसको अभी तक 80 रुपए पहुंचे नहीं है, इस वजह से इसने ज्यादा रिसीवेबल बुक किया हुआ है। तो जो पेपर में आने वो भी आसान है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, सादा सी बात है। सारे डेटर्स में आपने इधर तो देखें फेस पे, वो बात अब समझ आई, कुछ चीजें चेहरों से नजर आ जाती हैं। पिछले सवाल में तो चेहरा बोल रहा था, हाँ हल्का फुल्का दिल खंगालना पड़ा कि कहानी क्या है, लेकिन इधर तो चेहरा कुछ भी नहीं बोल रहा था। एक प्लेयर होता था श्रीलंका का, राणा टुंगा, तो वो बड़ा वर्ल्ड कप भी मिसाल के तौर पे जीत जाना तो सीरियस होता था। तो चेहरों से नहीं पता चलता कि अंदर क्या खुशी चल रही है। तो डेटर ऑफ पी इंक्लूड रिसीवेबल ऑफ 100। अब ये अंदर डीप डाउन जाके हमें पता चला मसला क्या है, डिफरेंस इज ड्यू टू। फिर हमने अगला पूछा, हमने फिर दिन भाई चक्कर किया, वजह क्या है, डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय एस। याद करें, सेंट बाय एस। ये अल्फाज से परेशानी हो ना पेपर में, हिम्मत करके पढ़ने हैं। डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय एस। एस ने कैश भेज दिया है, डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय एस ऑन 29 दिसंबर बट नॉट रिसीव्ड बाय पी टिल जीयर एंड। अच्छा, एक स्किल मैं चाहूंगा यही आप में डेवलप हो जाए। ये लाइन पढ़ के इसको जरा ज्यादा नीट और खूबसूरत कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बता दें ये ऑलरेडी कितने थे? 600। और ये वाले 3, इसमें कितना था और इसमें कितना था? 20। और ये था आपस का 100 और 20। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय एस बट नॉट रिसीव्ड बाय पी टिल,
ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन को पढ़ के अपने अंदर एक आज स्किल डेवलप करने की कोशिश करें कि डेटर कम होंगे या कम होंगे। ऊपर देखे बगैर, ऊपर देखे बगैर इस लाइन को पढ़ के सोचें, डेटर कम होंगे या क्रेडिटर कम होंगे। फिलहाल आपने ऊपर देख लिया हुआ डेटर ज्यादा है, क्रेडिटर कम है। डेटर ज्यादा, मैं 600 320 नहीं कह रहा, डेटर ज्यादा है और क्रेडिटर वाला कह रहे हैं। इस लाइन को पढ़ के जरा देखें, आपको यही लग रहा है? ये स्किल अलग है, मुझे डेवलप ना करनी पड़े, आपको लाइन पढ़ के खुद ही ये बात समझ आ जाए। एक मजे की बात सुने, जो बंदा कह दे कि मैंने पैसे दे दिए हैं, वो तो फील करते हैं ना उधार काम हो गया। कॉलेज वाले कहते हैं मुझे मिले नहीं, आप कहते हैं यार मैंने तो अपने छोटे भाई को देके भेजे थे, पता नहीं किधर है यार। जो बंदा कहता है मैंने पैसे दे दिए हैं, वो लायबिलिटी फील नहीं कर रहा होता। और अगला बंदा कहता है मुझे नहीं मिले, वो रिसीवेबल बुक किया बैठे होते हैं। थोड़ी सी बात समझ आ गई? कॉलेज वाली मिसाल से, छोटे भाई को आपने अपनी फीस देके भेजी, आप तो रिलैक्स होंगे यार, मैं तो लायबिलिटी खत्म कर दी तकरीबन, लेकिन कॉलेज कह रहा होगा मुझे पैसे। आप पढ़ें, कैश इज सेंट बाय एस, यहां रुक के बताएं कैश भेजने वाला क्या समझेगा? यार लायबिलिटी उतर गई है मेरी, तो लायबिलिटीज कम हो गई होंगी। कैश इज सेंट बाय एस का मतलब क्या है? लायबिलिटीज कम हो गई होंगी। बट येट नॉट रिसीव्ड बाय पी, रिसीवेबल वहीं खड़े होंगे, रिसीवेबल वहीं खड़े होंगे, रिसीवेबल काम। तो ये स्किल जरा जरूर डेवलप करें इस लाइन के अंदर, जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो कैश सेंड करने वाला क्या सोचता है? उधार उतर गया। उर्दू में बात करें, कैश सेंड करने वाला क्या सोचता है? उधार उतर गया। लेकिन ऑब्वियसली पूरा उधार तो नहीं उतरा ना। कैश सेंड करने वाला समझता है उधार उतर गया, और जिसको मिला ना हो वो समझता है अभी तक मेरा रिसीवेबल खड़ा है उसी तरह। इसी वजह से शायद रिसीवेबल ज्यादा आ रहे हैं। और पेपर में क्या करना है यार, वो छोड़ें, वो आप मुझे खुद बता दें। पेपर में क्या करना है? ना 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 600 320 को टच भी नहीं करना। पेपर में हमने क्या करना है? बोले 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 जल्दी। पहले डेटर को 100 रुपए से क्रेडिट कर दें, फिर क्रेडिटर को 20 रुपए से डेबिट कर दें, और कैश इन कितना? 80। चलें जी, आज की आखिरी बात, लेकिन ये किसी और सवाल में डालेंगे। इज इट पॉसिबल कि गुड्स इन ट्रांजिट भी हो सकती हैं? यानी इसने 100 रुपए की सामान भेजा, इसके पास पहुंचा ही 65 का, एक ट्रक अभी रास्ते में है। इज इट पॉसिबल? तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम क्या पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं? कैश इन ट्रांजिट। चलें जी, आज के सवाल की तरफ आ जाए। एडजस्टमेंट नंबर 1, ऑन यकम जुलाई 2014, कितने साल पहले? पेज नंबर कौन सा? तो इसमें ये वाली एडजस्टमेंट इंशाल्लाह हम कर लेंगे। डेटर ऑफ एस इंक्लूड, क्रेडिटर ऑफ पी इंक्लूड। इंशाल्लाह ये एडजस्टमेंट मुझे उम्मीद है टेंशन नहीं देगी। अच्छा, एडिशन इन्फॉर्मेशन, ऑन यकम जुलाई 2014, यानी साल खत्म, हमारा जो साल है 30/16, 2 साल पहले। 2 साल पहले पेरेंट ने एक्वायर किया है 75% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। पेरेंट ने 75% शेयर्स एक्वायर किए हैं सब्सिडरी के, और कंट्रोल हासिल कर लिया है। When S retained earnings were rupees 70 million, जिस वक्त उसकी रिटेन अर्निंग कितनी थी? 70, और अब तो माशाल्लाह ग्रो करके 230 पे हो गई है। 70 को किसी को पता है क्या कहते हैं? प्री। और 230 को पोस्ट नहीं कहते, प्लीज। 230 को पोस्ट नहीं कहते। 230 आज तक कमा ली है, 70 हमारे खरीदने के वक्त तक कमा ली थी। इनका डिफरेंस को पोस्ट कहा जा सकता है। अच्छा जी, पी एक्वायर्ड सब्सिडरी 2 years बैक। 2 years बैक मैंने ये लफ्ज पढ़ के बोला है, जिस वक्त उसकी अर्निंग 70 मिलियन थी और उसके कैपिटल रिजर्व 9 मिलियन थे, और ये 9 मिलियन ग्रो करके अब 28 पे हो गए हैं। ठीक है, पिछली क्लास में कोई और मसला था, डेबिट बैलेंस अलग से आता था, वही सवाल में नहीं है। ऑन द एक्विजिशन डेट, ये अगली एडजस्टमेंट है। यहां तक इन दोनों फिगर्स को पोस्ट कर दें, 70 और 9। अदर इंफॉर्मेशन वालों की डबल एंट्री होनी है जी। प्री 70, प्री कैपिटल रिजर्व भी नहीं कहते हैं, जनरल रिजर्व भी नहीं कहते हैं। ये इसका रिटेन अर्निंग का टूटा हुआ हिस्सा है। वो जो आदत हमें पड़ी हुई थी ना कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग लाके डब्बा क्लोज कर देते थे, उस आदत को आप खत्म करें, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन लॉसेस भी आते हैं ऑन एक्विजिशन डेट। अच्छा, एक सवाल ग्रुप में एक स्टूडेंट ने पूछ लिया, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था फिलहाल, लेकिन कभी ना कभी तो उसको डिस्कस करना ही है, और वो सवाल कभी ना कभी जाके आपके जहनों में भी आया ही करेगा और आ सकता है। बहरहाल मैंने अक्सर कहा है कंसोलिडेशन में जहाँ तक सोचने को कहा जाता है वहाँ तक सोचा करें। सवाल जहनों में ये आता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यकम जुलाई 14 को इसने खरीदा है, तो पिछला साल 30/15 था, पिछला साल 30/15 था, उस 30/15 को तो हमने कंसोलिडेशन इनकी की होगी, जाहिर बात है, बिल्कुल की होगी, क्यों नहीं की होगी, 30/15 को की होगी। तो जब 30/15 को कंसोलिडेशन की होगी तो उस वक्त हमने वर्किंग वन परफॉर्म कर ली होगी,
तो जब 30/15 को हमने वर्किंग 1 परफॉर्म करके गुडविल निकाल ली होगी, तो अब आपको क्या शौक चढ़ा हुआ है, 30/16 को दोबारा गुडविल निकाल रहे हैं सवाल के अंदर। तो मोहतरम ये एक बात सुन लें, हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते। गहरी बात नहीं है, सादा सी बात है। दोबारा बोलने लगा हूं, मैं 30/15 की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मुझे सवाल में गिवन नहीं है कि 30/15 की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट गिवन हो और उससे मैं 30/16 की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊं। अगर मुझे 30/15 की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट गिवन होती ना, तो मोहतरम फिर उसके अंदर गुडविल ऑलरेडी नजर आ रही होती, तो मुझे तो गिवन ही नहीं होती 30/15 की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसलिए मुझे यहां खड़े होकर ये फिगर्स दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। ओके चलें छोड़ें, ये बात कहीं और निकल गई। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स वाज इक्वल टू द बुक वैल्यू एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग: लैंड इज ओवरवैल्यूड बाय 2 million एंड द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एक्सीडेड इट्स फेयर वैल्यू बाय 25 million। अब व्हाइट बोर्ड पे जहां वर्किंग की थी एग्जैक्ट हम उसी जगह पे वर्किंग करेंगे। ये तो वर्किंग नंबर 4 की जगह हो गई एनसीआई। वर्किंग नंबर 5 हमने यहां की थी व्हाइट बोर्ड के ऊपर, उसी जगह पे वर्किंग करेंगे। वर्किंग क्या की थी? बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ सकता है और रिवैल्यूएशन लॉस भी आ सकता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस स्लैश लॉस। ओके अच्छा जी, लैंड इज ओवर वैल्यूड बाय 2 million। एक्विजिशन डेट पे लैंड ओवर वैल्यू हुई है 2 million से। अच्छा जी, सरप्लस वाले हाथ खड़ा करेंगे, सरप्लस आ रहा है। लॉस वाले हाथ खड़ा करेंगे, लॉस आ रहा है। अभी तक जो सोच रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा चलिए, ये लोग सोच रहे हैं, फिर हम आगे चलते हैं। यार इसके दो तरीके हैं समझाने के। एक तो देसी तरीका समझाने का कि जो ओवर हुआ हो ना उस बंदे को और ओवर ना करें। आप कह रहे हैं जो ओवर हुआ है उस पर सरप्लस और रिकॉर्ड कर दें। ओवर हुए को और ओवर कर दिया तो उसने आसमानों पे पहुंच जाना है। ओवर वैल्यूड को कैसे सही किया जाता है ये आप हजरात जो है वो आज सुन लें। ये देखें, अब मैं काउंटिंग करूं 1 1 2 3 4। अब मैं काउंटिंग करूं, मैं जवाब देने लगा था तुझे। 1 2 3 4। अब ऑब्वियसली ऑनलाइन वालों को भी मुझे उम्मीद है ये 3 नजर आ रहे होंगे, इधर फिजिकल वालों को भी ये 3 नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने काउंटिंग करते हुए ओवर वैल्यू कर दिया है। अब अगर मैंने काउंटिंग करते हुए चीज को ओवर वैल्यू कर दिया ना, तो बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के समझो मुझे इसको कम करना पड़ेगा, मुझे इसको कम करना पड़ेगा। क्लियर? तो ओवर वैल्यूड चीज को क्या करते हैं, बोले कम करते हैं। चलें जी, ओवर वैल्यूड चीज को कम कर दें, ये रिवैल्यूएशन लॉस हुआ करेगा हमेशा। और अगर लफ्ज आ जाए ये चीज अंडर वैल्यूड है, एक साहब साथ वाले के कंधे पे रखना सोच रहे हैं यार तुम सबके कंधे जो है ना उनकी जान ले लेनी है तूने। ओके, अपने कंधों पे जीना सीखो जी। क्या लॉस नहीं है, लॉस नहीं है। लैंड जो है ना, मैं आपको बताता हूं। देखो लैंड ना बुक्स में इस वक्त पड़ी हुई है 70 की। जिस वक्त सऊदी किंग था ना तो बैलेंस शीट में लैंड पड़ी हुई थी 70 की। ठीक है, हम गए, हमने कहा यार ये लैंड 70 की, इस इलाके के अंदर तो मसले पड़ गए हैं, इस इलाके में तो इतनी लड़ाइयां, यहां कोई चीजें खरीदना पसंद नहीं करता। तो तूने क्या किया हुआ है, तूने तो लैंड को ओवर वैल्यू करके रखा हुआ है। यू हैव ओवर वैल्यूड द लैंड। हमने कहा चल चल, सऊदी किंग का हाथ पकड़ के हबीबी जिल्ला चल चल चल, ऊंट निकाल, बैठ। ऊंट पे बैठ के उसके साथ प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे चले गए। प्रॉपर्टी डीलर को बता इसकी कीमत। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा भाईजान ये बहुत ज्यादा महंगी कीमत इन्होंने लगाई हुई है, ये तो 68 तक की है तकरीबन। अब आप ऑब्वियसली बता दें कि हमें फिर रिवैल्यूएशन लॉस बुक करना पड़ेगा। तो अगर मेरी कोई चीज ओवर वैल्यू हुई हो ना तो उसको डाउन करना पड़ता है। ओवर हुई भी चीज को फर्दर ओवर नहीं करना पड़ता। तो आई रिपीट माई वर्ड्स, आपके लिए दोबारा जरा सुन लो। मैंने एतराज किया सऊदी किंग को, सऊदी किंग तेरी लैंड ओवर वैल्यूड है, ये बहुत ज्यादा तूने प्राइस लगाई है। उसने कहा चल बाजार में। बाजार गए, मैंने कहा हा 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 देख ले, डीलर तो ये कह रहा है। सऊदी किंग ने कहा हाँ चलो ठीक है। अब ये नुकसान सऊदी किंग को बर्दाश्त करना है मोहतरम, ये नुकसान सऊदी किंग को बर्दाश्त करना है, क्योंकि जिस वक्त मैंने सब्सिडी को खरीदे लैंड ओवर वैल्यूड है। ये नुकसान, ये 70 और 68 मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया है। अच्छा तो बता दें जी, जो चीज ओवर हुई है उसको सही प्राइस पे लाना जरूरी होगा, फिर डिस्कशन शुरू करेंगे कि कितने वाली चीज कितने में खरीद रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन लॉस, लेकिन ये रिवैल्यूएशन लॉस ऐसा नहीं है जो P&L में जाने। कुछ बच्चों के ज़हनों में आता है P&L में जाने, तो ठीक है रिटेन्ड अर्निंग में से कम कर दो, अर्निंग भी तो P&L का ही हिस्सा है, इसको छोड़ें। रिवैल्यूएशन लॉस बोले 2 का लॉस आया। बुक वैल्यू फेयर वैल्यू वाज मिसिंग इन क्वेश्चन। चलें जी आगे चलें, इसकी एंट्रीज फिर मैं करता हूं जी। यार ये सोचें ये गेन है या लॉस है,
BV ऑफ प्लांट इज ग्रेटर देन इट्स फेयर वैल्यू। बुक वैल्यू फेयर वैल्यू से ज्यादा हो, जगह ही नहीं बची, लोग कहते हैं दिल में होनी चाहिए। बुक वैल्यू फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो बता दें क्या है? लॉस है। जी बिल्कुल मोहतरम, आप बड़ी जल्दी चीजों पे पहुंचे। बुक वैल्यू एक्सीडेड द फेयर वैल्यू बाय 25। प्लांट जी ओके। अब हम जाके हैंड रिटन पेज पे जरा देखते हैं। कोई जाने की आपको जरूरत नहीं, साथ वाले को कभी कभी हाथ पकड़ करके क्या करें, जाना तो है ही, फिलहाल तुझे जाने की जरूरत नहीं, सर जा रहे हैं तेरी जगह। ओ तेरी खैर। अच्छा तो पॉइंट नंबर 4 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ एस ऑन देयर मे बी अ रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड देयर मे बी अ रिवैल्यूएशन बट विल बी द एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस। सेम इसके ऑपोजिट, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड एसेट क्रेडिट। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एसेट विद द लॉस फिगर। अच्छा अक्सर ये सवाल आते हैं बच्चों के ज़हन में, ये क्यों कर रहे हैं रिवैल्यूएशन की एंट्री? मोहतरम इसलिए कर रहे हैं रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री ताकि ये जो फिगर्स हाई प्राइस पे गई हुई हैं, लॉसेस वगैरह रिकॉर्ड हों, हमें सब्सिडरी की वर्थ पता चले, फिर उसकी प्राइस निगोशिएट करनी हमारे लिए आसान होगी। तो ये हैंड रिटन पेज 4 है किताब में। अगर एक्सपैंड होकर दाएं वाली चीजें आपको नजर नहीं आ रही तो अटैच कर दी हुई है फाइल। तो रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एसेट क्रेडिट विद लॉस फिगर, और कल यही एंट्री की थी विद सरप्लस फिगर। तो उल्टी कर दें आज एंट्री, ज्यादा ना बोलो किस दिन होगी तो। अच्छा बोलें जी एंट्री बताएं। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और लैंड क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड प्लांट क्रेडिट। ओके, रिवैल्यूएशन लॉस लैंड के ऊपर नहीं अलग अलग, फिर इनका डेफिनेशन भी अलग अलग निकालनी है, प्रेजेंटेशन अलग अलग। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एंड लैंड क्रेडिट। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और प्लांट क्रेडिट। कौन सी प्रेजेंटेशन? अच्छा भाई ये फरमा रहे हैं कि प्रेजेंटेशन ये काबिल कबूल है या नहीं। ऐसे थोड़ा सा मेरा भाई के साथ शुगर है इसलिए मैं इनको जवाब दे रहा हूं। जो प्रेजेंटेशन पेपर में काबिल कबूल होगी उसके लिए अलग क्लासेस होंगी, वो इंशाल्लाह मार्च में शुरू होंगी। रिवैल्यूएशन लॉस इन प्लांट डी 25, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड एसेट क्रेडिट 25। हाँ मोहतरम भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया। भाई ने कहा इस नुकसान को एसआरई में ले जाएं। मोहतरम एसआरई में वो चीजें जाती हैं जो कि पेरेंट और इमरान खान को ट्रांसफर होनी है। अगर आप इसका एसआरई में ले गए नुकसान को तो पेरेंट और इमरान खान को ट्रांसफर हो जाएगा और उसे कोई पीटीसीएल बोलेगा सऊदी किंग तू लगता तो किंग है लेकिन तेरी हरकतें ये सही नहीं है। ये नुकसान प्री वाली रिटेन्ड अर्निंग वाली जगह पे जाना चाहिए ताकि जिस दिन हमने उसे एक्वायर किया है उस दिन ये लॉसेस रिकॉर्ड हो और सब्सिडरी की वर्थ पता चले सऊदी किंग को गिर के इतनी होगी या फिर उसे प्राइस निगोशिएट करेंगे हम। तो ये भी एक तरह का रिटेन्ड अर्निंग को समझ लो शायद जा रहा है, लेकिन वो इस वाली को, इधर वाली को नहीं। क्योंकि देखें ना भाई का सवाल ये था कि इस नुकसान को आप एसआरई में क्यों नहीं लेके जा रहे। इस नुकसान को अगर मैं इधर ले जाऊं ना तो इससे होगा क्या, ये नुकसान ये नुकसान हो या फायदा हो, ये वाली फिगर्स कहां जानी है। आपको पता है जब हमने इसको खरीदा था उस वक्त तक वो 70 कमा चुकी थी, 70 कमा चुकी थी। तो इस अकाउंट में बचता कितने वैसे 160। तो ये 160 आपको पता है हमने देना होता है नए ओनर्स को, तो ये पुराने ओनर्स की बातें हो रही हैं अभी। अच्छा सवाल था आपका, ओके थैंक यू। सवाल होता है, थैंक यू तेरी तरफ से मोहतरम, जबरदस्त। चाय किसी और ने बनाई, थैंक यू। चलें जी 52 गलत है या गलत है ये 500 भाई ये नहर वाले पुल पे बुला के ना ये जो सलूक करते हो ना 550 चलें जी। अच्छा मोहतरम अब जो
अब भाई ने सवाल कर ही दिया है तो सारे हजरात सुन लें। अब जो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट है ना, वो आफ्टर एक्विजिशन है। वो क्यों आफ्टर एक्विजिशन है? क्योंकि डेप्रिसिएशन किसी अरसे से रिलेट करती है, डेप्रिसिएशन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलेट नहीं करती, डेप्रिसिएशन अरसे से रिलेट करती है। अब डेप्रिसिएशन निकालनी कैसे है, इसके ऊपर कल एक डिस्कशन हुई थी जिसको हम रिवाइज करते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है, डेप्रिसिएशन की एक हल्की सी कैलकुलेशन करवाई थी, शायद करवा के पता नहीं मिटा दी हो ना मिटा दी हो, आपको शायद याद हो। बहरहाल मेरे ख्याल से वो मिटा दी है कैलकुलेशन। आपको शायद इस तरह की कोई मिसाल करवाई थी कि ये 5 साल हैं, याद आ रहा है? ये 5 साल हैं, एसेट की कॉस्ट है 500 और एसेट की लाइफ है 5 साल। ये मिसाल आपको याद आ रही होगी। तो यहां खड़े होके अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी इसी चलवाना है, अच्छा चल आ जाए। फिलहाल ये उतारो ना जो पहना हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, यू विल बी इन हेवंस। ओके अच्छा मुझे ये बताएं, मैं यहां खड़े होकर अगर आपसे पूछूं कि जी व्हाट इज अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, तो यहां खड़े होकर बताएं कितने साल हैं? 2 साल। तो आप कैसे निकालेंगे? 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने साल की डेप्रिसिएशन आएगी? 1 साल की। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितने साल की? 2 साल की। इसलिए अब आप बिल्डिंग की तरफ आए। जी बिल्कुल। अच्छा अब ये ऑनलाइन वालों को क्या पता इधर क्या हरकतें हो रही हैं जिसपे जी अच्छा बोला जा रहा है। ओके, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एक्सीडेड द फेयर वैल्यू बाय 25 मिलियन। ये थी एडजस्टमेंट एक्विजिशन डेट की। बकाया प्लांट की लाइफ कितनी रह गई है? 5 साल। अच्छा मुझे बताएं कॉस्ट मॉडल पे या बुक वैल्यूज को कौन डेप्रिशिएट कर रहा होगा? खुद ही अपनी सेपरेट किताबों में, सब्सिडरी। और हम क्या चाहते हैं? रीवैल्यूड अमाउंट्स को डेप्रिशिएट किया जाए, लेकिन अपनी किताबों में वो कॉस्ट मॉडल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करा होगा। हम चाह रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल वाली करें। तो बता दें अब बस सरप्लस अगर आता तो उसको डेप्रिशिएट करना था, लेकिन इधर लॉस आ रहा है तो लॉस के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब लॉस पे डेप्रिसिएशन निकालनी है, लॉस को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी। लेकिन मैंने जो डेप्रिसिएशन निकालनी होती है फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी टिल बैलेंस शीट डेट, टिल कंसोलिडेशन डेट। तो ये बीच में कितने साल आ रहे हैं? 2 साल। अगर ये आपको ये वाला पुल अच्छा नहीं लग रहा तो आप बारों बार पुल बना लें। तो ये 2 साल, 2 साल के अरसा गुजर चुका है इसको खरीदे हुए। तो अच्छा अब अगली चीज और आखिरी बता दें, ये तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पे बहस हो गई कि डिवाइड करेंगे 5 से ताकि 1 साल की निकल आए, लेकिन मुझे फिलहाल कितने सालों की चाहिए? 2 सालों की। दूसरा सवाल मेरा, जब रिवैल्यूएशन लॉस आए तो उस पे जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है तो उसका क्या तरीका है? इसको पहले लॉजिकली समझे फिर डीप डाउन जाके समझे। लॉजिकली क्या? आसान सी बात, अगर एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कम करनी है। लॉजिकल बात यह है, अगर एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, कल एसेट तो डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रही थी, कल एसेट बढ़ रहा था, एसेट डेबिट, तो हमने डेप्रिसिएशन भी डेबिट की और एसेट क्रेडिट किया। तो एसेट बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, क्योंकि एसेट का और डेप्रिसिएशन का आपस में ताल्लुक डायरेक्ट वाला है। जितने एसेट ज्यादा होते हैं बिजनेस के उतनी बिजनेस की डेप्रिसिएशन। तो लॉजिकल बात ये कि जो याद रखने के लिए पेपर में आ जा रहा है रिवैल्यूएशन लॉस, आ जा रहा है रिवैल्यूएशन लॉस। भाई ने हाफिज पहनी हुई और वो भी यहां तक कर लिए, इतनी गर्मी उनको लग रही है। तो छोड़ो इधर देखो, तो आ जा रहा है रिवैल्यूएशन लॉस, तो एसेट क्या हो रहा है? कम। तो जब एसेट कम हो रहे हैं तो एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम। क्लियर? इस डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री मुझे बता दें, डेप्रिसिएशन उल्टाने की एंट्री, एसेट डेबिट या कम डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। और जो डीप डाउन बात थी वो सुन लें, वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। असल में ना उसने बुक वैल्यू पे डेप्रिशिएट कर दिया है, हमने रीवैल्यू करके उल्टा नुकसान रिकॉर्ड कर दिया है। तो हम अब ये कह रहे हैं कि नुकसान के ऊपर तुम जो बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हो वो बुक वैल्यू तुम्हारी ज्यादा थी, तो तुमने ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली हुई है, उस डेप्रिसिएशन को उल्टाओ। लेकिन इस तरह पेपर में कहां सोचने का टाइम होता है? बोले जी एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, तो इससे अगली एंट्री जो पैदा हो रही है वो आप मुझे लिखवा दें, डेप्रिसिएशन कम करने की, प्लान डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। जो लॉजिक याद करनी होगी मैं आपको खुद बता दूंगा, ये सारी बातें मेरी भूल जाएं। एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम होती है। मसला जहां आता है, डेप्रिसिएशन कई दफा गलत निकाल जाते हैं लोग। डेप्रिसिएशन निकालनी है सरप्लस पे या लॉस पे। हमारे सवाल में लॉस आ रहा है इसलिए लॉस पे निकालनी है डेप्रिसिएशन। इसको डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ पे, वो बिल्डिंग के रहेगी हुई है 5 ईयर्स, और मल्टीप्लाई करने डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी से कंसोलिडेशन डेट तक। जी कितना? 2। क्या जवाब आ गया? 10। तो 10 की एक एंट्री है, ये पोस्ट कर दें। लेकिन ये मुझे बता दें ये किसका है? एसेट किसका है? सब्सिडरी का एसेट है, तो सब्सिडरी की अर्निंग हिट होंगी। तो ये कल वाला हमने सारा काम किया है, सिर्फ लॉस डाला है, कल हमने एसेट डाला था, सरप्लस डाला था। प्लान डेबिट, एसआरई क्रेडिट।
और मोहतरम ये देखो ना, ये वाली फिगर एसआरई में जानी है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन पता है कौन सी है? ये डेप्रिसिएशन 1 जुलाई 14 के बाद वाली है। प्लान डेबिट एसआरई क्रेडिट प्लस 10, और डेप्रिसिएशन रिवर्सल नाम रख लें, जो मर्जी नाम रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेप्रिसिएशन रिवर्सल। अच्छा मुझे सोच के बताएं, डेप्रिसिएशन रिवर्स होने से अर्निंग बढ़ जाएंगी। एसआरई क्रेडिट कितना? 10। तसल्ली से देख लें, इधर लाओ कैमरा। डेप्रिसिएशन उल्टाने की एंट्री, प्लान डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, तो प्लान डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। कंसोलिडेशन में ये फायदा है कि पेट एडजस्टमेंट्स आती हैं पेपर में, मतलब कि अगर क्लास में 12 पढ़ाई हैं तो उन्हीं 12 में से आनी है, कोई 13वीं आ सकती है, लेकिन ये नहीं उसका क्लास में 12 पढ़ाई हो, आपको कोई 14 से 24 तक और आ रही हो। ओके, जरा हैंड रिटन पेज 9 तो आज किया था ना हमने डेटा वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। हैंड रिटन पेज 4 के साथ, पेज 2 के साथ जुड़े रहे। हमारे कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हो गए हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ इंपेयरमेंट लॉस और सेल ऑफ स्टॉक। ये जो चौथा कॉन्सेप्ट आज हमने फाइनल कर लिया है, ये है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का। आज हमने क्या सीखा है? रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट विद द फिगर ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी टिल ऑन लॉस फिगर, इस फिगर पे, और कोई रटा रुटा नहीं माना, लॉजिकल चीज। एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री एसेट डेबिट डेप्रिसिएशन, ये सही। एसआरई में इसलिए कि ये एस के एसेट्स हैं। अच्छा जी, अब वो पुरानी बात जरा याद कर लें, हालांकि बार बार बात करना मुनासिब नहीं है, पुरानी बात याद कर लें। ये सब्सिडरी है, ये हैं इसके ओल्ड ओनर्स। ओल्ड ओनर है सऊदी किंग और इमरान खान। सऊदी किंग के पास 75% था, इमरान खान के पास 25% था ना यार, बस आप लोग पहली 2 रोज। अब इसके क्या आ गए? न्यू ओनर्स। न्यू ओनर्स के अंदर मोहतरम आ गए हमारे पीटीसीएल, वही 75%, और इमरान खान 25%। क्लियर? अब जरा मुझे एक नजर मार के बताएं कि सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है? 750 मिलियन, और शेयर की फेस वैल्यू 10। अगर कोई टिकट, अगर कोई क्या कहते हैं, चिड़ियाघर वाला ये कहे कि 10 रुपए की टिकट है और 750 मुझे मिले, तो आप कहेंगे इसका मतलब है 75 मुर्गों ने, सॉरी 75 बंदों ने आके चिड़ियाघर में चीजें देखी। सही है ना? 75 मुर्गे फंसे तो 75। ओ चलो, मैं तो भी, अच्छा चलो अभी वो कॉन्सेप्ट समझो। अच्छा सब, लेकिन ऐसा देखना हमने किसी कैपिटल पे होता है? सब्सिडरी के। तो 500 सब्सिडरी का सरमाया है। अगर 500 रुपए पड़े हैं चिड़ियाघर के ड्रॉर में, तो आज कितने लोग चिड़ियाघर देखने गए? चिड़िया 50। तो 500 डिवाइड बाय 10, तो मुझे बता दें सब्सिडरी के कितने शेयर्स हैं टोटल? 50 मिलियन शेयर्स। लेवल है यार, 50 शेयर्स हद होगी, प्लीज बड़े हो जाएं। सब्सिडरी के कितने शेयर्स हैं? 50 मिलियन शेयर्स। और शेयर कैपिटल कितना है? सरमाया कितना इकट्ठा कर चुकी है? 500। और टिकटें कितनी इशू की हैं? 50 मिलियन। कितने रुपए वाली? 10 रुपए वाली। इस 50 मिलियन टिकटों में से 75% है हमारे पास, तो 25% किसके पास है? तो मुझे ये बता दें सब्सिडरी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? क्वांटिटी में बात कर रहा हूं, 50 मिलियन शेयर्स। 50 में से पीटीसीएल के पास जो हैं, मेरी तरफ से उसको आप फारिग करें, वो मुझे नहीं चाहिए। 50 में से कितने इमरान खान के पास हैं? 25%। तो क्वांटिटी में क्या आ जाएंगे? 12.5 मिलियन शेयर्स आर ओन्ड बाय इमरान खान। इमरान खान यू फोन के 12.5 मिलियन शेयर ओन कर रहा है। बिल फर्ज इमरान खान भी सोचे कि मैं इनकी मार्केट में कीमत लगवाऊं, बिल फर्ज सोचे, तो पी ने सोचा हुआ है कि एनसीआई को मेजर करेंगे किस पे? फेयर वैल्यू पे। और सब्सिडरी के 50 मिलियन शेयर हैं, उसमें से 75% शेयर पीटीसीएल के पास हैं और 25% शेयर्स यानी 12.5 मिलियन शेयर्स इमरान खान के पास हैं। इमरान खान के पास जो सब्सिडरी के शेयर्स हैं, अगर वो बाजार
जाके बेचना चाहे तो वो कितने का एक्विजिशन डेट पे बेच सकता था? याद रखिएगा वर्किंग वन में सारी फिगर्स एक्विजिशन डेट की जाती हैं, सारी फिगर्स वर्किंग वन में एक्विजिशन डेट की जाती हैं। तो अगर वो एक्विजिशन डेट पे बेचना चाहता बाजार में कितने के? 9 के। तो 12.5 मिलियन इंटू ₹9। तो इमरान खान के हिस्से की फेयर वैल्यू बता दे। 112.5 112.5 क्लियर? तो ये कैलकुलेशन है, ये हमने पेपर के अंदर कहाँ शो करनी है? ये पेपर के अंदर अगर आपने शो करनी है तो ऐसे शो कर दें, शो तो करना आपको आते हैं माशाल्लाह। तो एनसीआई की फेयर वैल्यू मैंने कहा था आप ये भी कर सकते हैं। वर्किंग 1.1 क्या 50 मिलियन किसके शेयर्स हैं? सब्सिडरी के टोटल। उसमें हमारे कितने हैं ये मेरा सवाल नहीं है, उसमें इमरान खान के कितने हैं? 20। तो कितने बन गए? 12.5 मिलियन शेयर उसके पास है। एक शेयर कितने रुपए का है? 112.5। अब हमने ना 552 का 25% नहीं लेना क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट बन जाएगा। अब हमने 552 का 25% नहीं लेना, अब हमने ये फिगर लेनी है 112.5। अब इसकी डबल एंट्री साथ ही करनी है, अब इसकी डबल एंट्री साथ ही करनी है। ओके अब ये देखना, ये बातें आती हैं क्लास में, क्या करूं पता नहीं, हालांकि काफी बड़े हो गए बच्चे। ओके वायलेट नीनो आ गई थी। अच्छा ट्रैफिक निकले कितने बजे थे? ट्रैफिक लेट ना तय करो, निकले कितने बजे थे? 1:15। कितने घंटे का फासले घर का? खुलवा देते हैं मोट। अच्छा जी, ये एक का क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने क्लास में, अभी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन 1 आ गया? नहीं, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन 1। क्या यार, गार्डन टाउन की सारी जमाइयां जो है ना, मुझे लगता है इधर आ जाती हैं इस क्लास में। ओके अच्छा जी मोहतरम, एक चीज बताएं, ये हमने क्लास में किया था क्वेश्चन नंबर 3 पेज 506 पे। इसको आप मत निकालें, मत निकालें। 10,000 वाली सब्सिडरी, उस वक्त तो 100% हमने खरीदा था ना इसको, तो 10,000 वाली सब्सिडरी हमें कितने में मिली थी? 12,000 में। 10,000 वाली सब्सिडरी हमें कितने में मिली थी? 12,000 में। तो क्या एंट्री बनी थी? हमने कहा था जी शेयर कैपिटल डेबिट 7 से, शेयर प्रीमियम डेबिट 2 से, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट 1 से, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 12 से, और बैलेंसिंग फिगर आ गई थी पॉजिटिव गुडविल। ये कितनी आई थी? बोले 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 2। ये आई थी जी 2। ये बात कितने लोगों को याद है? ये 2 की आ गई थी गुडविल। अच्छा, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि इस गुडविल को मैंने आज नाम क्या रखा है? बोले पॉजिटिव गुडविल, क्योंकि डेबिट साइड पे आ रही है ना, पॉजिटिव गुडविल, अच्छी गुडविल। इज इट पॉसिबल इन दुनिया, इज इट पॉसिबल इन दुनिया के पीटीसीएल के, मिसाल दे रहा हूं, ऐसे अजीब सी बात कर रहा हूं, पीटीसीएल के डायरेक्टर्स जो है वो अपनी मिसाल के तौर पे किसी ऐसे लोगों को साथ लेके गए जिनकी नेगोशिएशन स्किल्स बड़ी स्ट्रांग थी, और वो सऊदी किंग से दोस्ती यारी कर के 9,000 में सब्सिडरी खरीद ली। इज इट पॉसिबल इन दुनिया? ये पॉसिबल है कि कर के बंदा 9,000 में चीज खरीद ले? अब आप कहेंगे सर बैलेंस शीट आउट होगी। नहीं भाई, कोई आगे कोई ना कोई चीजें होंगी, बैलेंस शीट इन हो जाएगी, बैलेंस शीट की टेंशन ना ले, मैं एक पॉसिबिलिटी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इज इट पॉसिबल? अगर ऐसा कभी हो जाए कि इक्विटी कितनी हो 10, और हम कितने में चीज खरीद रहे हो, तो अगर 10 वाली चीज 9 में मिली तो किताबों में इसका नाम जो है
वो पुराने जमाने की किताबों में इसका नाम नेगेटिव गुडविल है, लेकिन नए जमाने के अकाउंटेंट्स को ये नाम पसंद नहीं है। वो इस ₹2 1 रुपया, वो इस ₹1 को डालते हैं अदर इनकम में, खुशी। वो इस ₹1 को डालते हैं अदर इनकम में, खुशी। वाई खुशी? 10 वाली चीज बहस कर करके लड़ लड़ के 500 वाला सूट 200 में मिल जाए, 1000 वाला कारपेट आपको जो 800 में मिल जाए, बहस कर करके लड़ लड़ के, तो लड़ लड़ के आपको 10,000 वाली चीज अगर 9,000 में मिल जाए तो जाते हुए चेहरे पे 1000 वाली खुशी होगी। तो इस 1000 वाली खुशी को कहते हैं अदर इनकम। ये तो जब P&L के सवाल आया करेंगे ना, तो मुझे याद कराइएगा, इसको मैंने शो करना है अदर इनकम में। लेकिन अभी मेरे हाथ में P&L नहीं है, मेरे हाथ से P&L स्लिप हो चुका है। मुझे ये बता दें कि मैं एक दफा बताना है, सोच के बताना है, PTCL निगोशिएट करने गया था और PTCL ने बहस कर करके अपनी जो जब बाइंग कर रहा था, तो PTCL ने अपनी पावर यूज की और उसको कन्विंस किया कि तुम मुझे 10,000 वाली चीज खुदा के लिए 9,000 में देके चले जाओ। बता दें PTCL को इस डील के बाद कितनी खुशी हुई। ये जो PTCL को खुशी हुई, मुझे बता दें ये कहां डालूं? पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग, CRE में। ये CRE में डाली जाएगी। तो अदर इनकम तो मैंने ऐसे ही लिखा है, ये कहां डाली जाएगी? CRE में। लेकिन अभी हमें कुछ नोट करने की जरूरत है, कहीं नोट करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो हैंड रिटन पेज नंबर 2 है, हैंड रिटन पेज नंबर 2, उसके ऊपर एक एंट्री लिखी हुई है, एक एंट्री लिखी हुई है। वो क्या लिखी हुई है? जो मैंने भी आपके सामने की, शेयर कैपिटल डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, यही एंट्री की ना, और इन्वेस्टमेंट। और एक और एंट्री भी होती है, वो मैंने आपको टी अकाउंट में समझाई नहीं यार, पेबल टू NCA भी होता है ना असल में। इधर देखो, ये देखो, शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग, शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग, इन्वेस्टमेंट NCI और इन्वेस्टमेंट क्यों क्रेडिट कर रहे होते हैं? आपस की ट्रांजैक्शन खत्म करनी होती है। NCA को क्यों क्रेडिट कर रहे होते हैं? पेबल टू NCA रिकॉर्ड करना होता है, पेबल टू NCA रिकॉर्ड करना। अगर खुदा ना खास्ता जब आप क्रेडिट साइड पे आ जाए, हैंड रिटन पेज 2 पे हो, अगर खुदा ना खास्ता जब आप क्रेडिट साइड पे आ जाए, तो इसको आप नेगेटिव गुडविल पुराने जमाने में कहते थे, इसको आप नेगेटिव गुडविल नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? अदर इनकम। और इसको हमेशा कहां डालेंगे? प्लीज खुदा के लिए इस जर्नल एंट्री की लॉजिक किसी ने नहीं पूछनी, ना मैंने आपसे पूछनी है, ना ICAP ने आपसे पूछनी है। मुझे पुरानी बात याद करवा दें। किसी को याद है गुडविल इधर आती थी? कैलकुलेटर पे जरा चेक करें आप, गुडविल इधर नहीं आ रही। एंट्रीज छोड़ें, जर्नल एंट्री से मैंने करवाया ही नहीं, तो मैं उस एंट्री की लॉजिक आपको क्यों बताऊं? अब आप मुझे बता दें, क्या गुडविल इधर आ रही है या आज ऑपोजिट साइड पे आ रही है? अगर ऑपोजिट साइड पे आ रही है ना, तो आप ये एंट्री नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट डेबिट गुडविल डेबिट। आज ये एंट्री तो नहीं बोल सकते ना, एडजस्टमेंट डेबिट गुडविल डेबिट, नहीं गुडविल डेबिट, गुडविल क्रेडिट। लेकिन गुडविल क्रेडिट तो बिल्कुल लफ्ज नहीं है ही नहीं, तो क्रेडिट कहां से करें? तो इसलिए मोहतरम, इधर आप आज ना अदर इनकम निकालें। अदर इनकम, इसका नाम है नेगेटिव गुडविल। पुराने जमाने में इसका नाम होता था नेगेटिव गुडविल, लेकिन असल में अदर इनकम की जगह CRE हिट होगा ताकि डबल एंट्री पूरी हो जाए। पेरेंट ये खुशी फुल रिकॉर्ड करेगा, ये पेरेंट ने अपनी पावर यूज करके खुशी कमाई है। 89.5। कुछ राय होती है कि NCA का भी कुछ करना है, लेकिन वो स्टैंडर्ड ने एक्सक्लूड की हुई है, वो अलग बहस है, उसको छोड़ दें। चलें जी, बताएं जी एंट्री क्या बनी? एडजस्टमेंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। लेकिन अदर इनकम में क्रेडिट कैसे करूं? मेरे पास P&L नहीं है। एडजस्टमेंट डेबिट खुशी क्रेडिट। नेगेटिव गुडविल किताबों में नाम चलता है, कोई पेपर में लिखने में माइंड नहीं करेगा वो। जी कितनी? 89 पॉइंट। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं सर नेगेटिव गुडविल तो अजीब सा नाम है। भाई अदर इनकम अच्छा नाम है ना, नेगेटिव गुडविल से तो बात समझ नहीं आती। अदर इनकम, अदर इनकम मुझे बता दें, नहीं इसको बैड विल नहीं कह सकते, इसमें नेगोशिएशन स्किल इस्तेमाल करके खुशी कमाई आपने। अच्छा मुझे बता दें, अदर इनकम रिटेन्ड अर्निंग पे क्या इंपैक्ट डालेगी? पहले सोचे बगैर बताएं, अदर इनकम रिटेन्ड अर्निंग पे क्या इंपैक्ट डालेगी? अगर मैं अदर इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूं, बढ़ा देगी, इसलिए मैंने राइट साइड क्रेडिट साइड से ही यूज किया। अदर इनकम रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ाएगी, तो इट इज अ एंट्री। और अगेन आप लोग सवाल क्लास के बाद आके पूछेंगे बैलेंस शीट में नहीं नजर आएगी। भाई नहीं नजर आएगी, अब मैं क्या करूं? अर्निंग है बस, ये खुशी है, तो ये CRE में नजर आएगी, इसके कैरी डाउन में पड़ी होगी, बैलेंस शीट में डेबिट साइड में नजर नहीं आएगी। तो जो जगह मैंने खाली छोड़ी हुई थी, इसको आज ऐसे ही देख लें। उदासी सी यार, उदासी सी नहीं हरी, गुडविल चली गई, फील कर रहे हैं अंदर से। पहले इधर आती थी, उसने कहा इधर आ जाओ, तो गुडविल नेगेटिव गुडविल ऑब्वियसली डेबिट साइड, नेगेटिव गुडविल डेबिट साइड पे नजर नहीं आ रही बैलेंस शीट के। महफिल के आदाब का ख्याल रखें। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 3 प्लीज। इंटरकंपनी सेल्स ऑफ गुड्स, सबके लिए अच्छा सोचें। इंटरकंपनी सेल्स ऑफ गुड्स आर इनवॉइस्ड एट मार्जिन ऑफ, लो जी मार्जिन पहली दफा है।
भाई मार्जिन ये होता है कि अच्छा, कुछ बिजनेसमैन जो प्रॉफिट कमाते हैं ना, जी बिल्कुल, अब मैं ऑनलाइन लोगों को क्या बताऊं मैंने किस बात पे क्या, जी बिल्कुल, कुछ बिजनेसमैन जो, अनलेस के हर एक के पास माइक हो, अच्छा, कुछ लोग प्रॉफिट कमाते हुए इस तरह सोचते हैं कि हमने 100 रुपए की बोतल खरीदी है, 10% प्रॉफिट डाल के 110 की बेच देंगे। कुछ लोग इस तरह सोचते हैं। और कुछ दुकानदारों के सोचने का एंगल डिफरेंट होता है। वो कहते हैं अगर चीज हमने 100 रुपए की बेचनी है तो यार इस 100 पर मैं 8 कमा लेता हूं, ऐसी मिसाल दे रहा हूं, इस 100 पर मैं 8 कमा लेता हूं, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? तो व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन इज कि आप प्रॉफिट जब निकालना हो तो सेल पे परसेंटेज लगाएं, और मार्कअप इज जब आपने प्रॉफिट निकालना हो तो किस पे परसेंटेज लगाएं? कॉस्ट पे परसेंटेज लगाएं। अच्छा, अब हमारे सवाल के अंदर ये तो एक जनरल डिस्कशन कर दी मार्कअप और मार्जिन की। हमारे सवाल में आके देखिए, मार्जिन है मार्कअप है? मार्जिन है। तो अगर हमारे सवाल में बात करें तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। मार्जिन का मतलब है सेल को 100 लें, तो जब सेल को 100 लेंगे तो 100 का 30% 30, तो कॉस्ट 70। क्लियर? अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, मैंने एक चीज आपको बता दी थी, ये ना हमेशा याद रख लीजिएगा, एक चीज आपको बता दी थी, चीजें ना हमेशा सेलिंग प्राइस पे पड़ी होती हैं, चीजें हमेशा सेलिंग प्राइस पे पड़ी होती हैं। इसकी लॉजिक आपको मैंने ये दी थी कि इसकी लॉजिक आपको ये दी थी कि चीजें हमेशा सेलिंग प्राइस पे पड़ी होती हैं। क्यों? सब्सिडरी ने चीजें बेची थी पेरेंट को, सब्सिडरी ने चीजें बेची थी, तो 10 रुपए वाली चीज 12 की करके बेची, तो ये 12 इज सेल प्राइस ऑफ सब्सिडरी जो अगले की परचेज बनी है, बट इसकी तो सेल प्राइस है ना, तो इसलिए चीजें मैंने कहा था हमेशा सेल प्राइस पे ही पड़ी हुई पेपर में आपको गिवन होंगी। अब सवाल में आ जाएं और ये आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ लें। पी के स्टॉक में, रुक जाएं, बेचे किसने होंगे फिर? हाँ, तो पहले ये लिख लें, सोल्ड बाय एस, ये S2P वाला सिनेरियो है, सोल्ड बाय S2P। सोच लें, P स्टॉक इंक्लूड, आगे ना पढ़ा करें, देखिए पूरी बात पढ़ने से कई दफा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, अधूरी बात जरा पढ़ें। P स्टॉक इंक्लूड्स, बस बस, P के स्टॉक में एक चीज पड़ी है, किसने भेजी होगी? S ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा? S ने। कौन आपस P ने। किसने, किसके स्टॉक में पड़ी है? ये एडजस्टमेंट ना आपको पहले जरा डिफरेंट तरीके से गिवन होती थी, आपको वही आदत पड़ गई हुई है जो ये एडजस्टमेंट इस तरह आपको गिवन होती थी, इस तरह गिवन होती थी, कितने की बेची, उसके स्टॉक में कितने की पड़ी हुई है, ये वाली फिगर डायरेक्ट दे रहा है, इन्वेंट्री वाली फिगर डायरेक्ट दे रहा है, सोल्ड वाली फिगर नहीं बता रहा। अच्छा, मेरा सवाल क्या है, सवाल क्या कह रहा है, किसके स्टॉक में पड़ी है? P के स्टॉक में पड़ी है, तो फिर बेची किसने होगी? तो फौरन आपने पेपर में लिखना है S2P, गुड्स परचेज फ्रॉम S। फिर आप पढ़े ना पढ़े मेरी तरफ से कोई मसला नहीं, इस फिक्रे को पढ़े बगैर भी शुक्र है मैं नतीजे पे पहुंच सकता हूं। ओके, अब आप मुझे बता दें किसने बेची, किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? S ने। कौन प्रॉफिट रिवर्स करे? S। तो जो वर्किंग हम करते हैं वो वाली वर्किंग करवा दें, वर्किंग नंबर 6। वैसे तो मैंने आपको बताया आने वाले दिनों में वर्किंग 5, 6 और 7 तीनों बुक हुई हुई हैं अगले टॉपिक्स के लिए, लेकिन अभी सबर, वर्किंग नंबर 6 हम कर लेते हैं, हमारी तरतीब से चल रहा है। सेल किसने की? बाय S2P। अच्छा, आज के सवाल में एक मसला है, सोल्ड की फिगर नहीं है, यानी भेजी कितनी ये नहीं पता चल रहा, लेकिन जितनी भी S ने चीजें भेजी हों उनमें से, वो जो एक मिसाल की थी, ट्रक बनाया था, 6 भेजी थी, 2 पड़ी रह गई थी, उस तरह की बात कर रहा हूं, तो भेजी पता नहीं कितनी, अगला कितनी नहीं बेच सका, और ये मैंने आपको बता दिया था हमेशा सेलिंग प्राइस पे पड़ी होगी, इसको आपने उठा के प्रॉफिट पे लाना है। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस पे पड़ी है, इसको आपने प्रॉफिट पे लाना है। अनसोल्ड का प्रॉफिट 60 को पकड़ें, डिवाइड करें सेलिंग प्राइस से 100 और मल्टीप्लाई करें 30 से, डिवाइडेड बाय 100 इनटू 30, दैट कम्स टू 80। जी बिल्कुल 18। एंट्रीज की तरफ बताएं, किसने बेचा? ये एंट्री पेपर में किया नहीं करनी, एंट्री पेपर में किया नहीं करनी, बस सोचनी है और पोस्ट कर देनी है। सोच के नंबर है लेकिन पोस्ट भी करनी पड़ेगी। किसने बेचा? हाँ, ठहरे ठहरे, भाई का सवाल आ रहा है। ये वाला उस तरीके से समझाएं जिस तरीके से, अच्छा फॉर्मूला बनाते थे उधर आप,
क्या करते थे? फॉर्मूला क्या बनाते थे जरा बताएं? किस तरह करते थे? क्या गिवन अमाउंट ओवर, आप खड़े हो जाओ ना, आप बताओ किस तरह था मार्कअप मार्जिन, किस तरह बताते थे टीचर? अच्छा, तो अगर आपको भूल गया है ना तो इधर देख लो, फिर ये मेथोडोलॉजी पे ऊपर आ जाओ। मार्कअप और मार्जिन में मार्कअप का मतलब होता है कुछ लोग प्रॉफिट की परसेंटेज लगाते हैं कॉस्ट पे। अच्छा एक बात सुन लो, पहले मैं ये बात कर दूं, सवाल में जो भी फिगर पड़ी होगी ना हमें, जिसको हमने उतारना होगा प्रॉफिट पे, उतारने का मतलब है सेल को कम करके प्रॉफिट पे लाना है, तो फिगर को डाउन करना है। तो फिगर को जब भी हमने लेटाना होगा, डाउन करना होगा, तो वो पड़ी हमेशा सेल प्राइस पे होगी। ठीक है, पड़ी हमेशा किस पे होगी? सेल प्राइस। ये तो एक मैंने आपको कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट दिया, इस कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट को साइड पर रखें। अब देख लें कि इक्वेशंस कितने किस्म की हो सकती हैं। कुछ दुकानदार कहते हैं कॉस्ट को 100 लो और 10 रुपए का प्रॉफिट डाल के कस्टमर को 110 की बेचो, इसको कहते हैं मार्कअप। मार्कअप मींस कॉस्ट को 100 लो, फिर अगर पेपर में गिवन है प्रॉफिट परसेंटेज 10, तो आप इसको 100 अज्यूम करोगे, इस पे 10% लगा के 10 करोगे और इसको बैलेंसिंग लोगे 110 को। इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा मार्कअप की इक्वेशन। लेकिन अगर सवाल कहते हैं कि 8% मार्जिन कमा रही है ये कंपनी, तो फिर वो मार्जिन की परसेंटेज आप किस पे लगाओगे? सेल पर। सेल पर क्या मतलब? 100 रुपए आप ले लोगे, सेल प्राइस अज्यूम करोगे, मार्जिन मतलब अज्यूम कर लो सेल को 100 पे, इस पे लगाओ 8%। अब ये 92 आ गया बैलेंसिंग, 92 आ गया बैलेंसिंग। तो मार्कअप मींस 100 कॉस्ट को अज्यूम करो, मार्जिन मींस 100 सेल को अज्यूम करो। परसेंटेज सवाल वाली लगाओ, परसेंटेज सवाल वाली लगाकर इधर सेल बैलेंसिंग आएगी, इधर कॉस्ट बैलेंसिंग आएगी। व्हेन यू हैव डेवलप्ड द इक्वेशन, जब आप इक्वेशन डेवलप कर चुके हैं, तो उसके बाद जो सवाल में फिगर गिवन होगी वो होगी सेल प्राइस, के सब्सिडरी ने पेरेंट को कितने की चीज बेची, वो सेल प्राइस गिवन होगी। उस सेल प्राइस को आपने पकड़ना है, वो सेल प्राइस होगी गिवन अमाउंट, वो सेल प्राइस होगी गिवन अमाउंट, सेल प्राइस होगी गिवन अमाउंट। गिवन अमाउंट को गिवन अमाउंट की परसेंटेज से डिवाइड करना है और रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब यह साबित हो गया कि हमारे सवाल के अंदर मार्जिन है, तो पेपर में हमने अपने समझने के लिए यहां लिख लेना है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। मार्जिन का मतलब सेल को 16 और प्रॉफिट पे 30 आ गया, बैलेंसिंग आ गया 70। अब मैंने कहा है ये 60 की फिगर 100 पर पड़ी है, मुझे इसका क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो 60 इज गिवन अमाउंट, it will be divided by given amounts percentage divided by 100 and multiplied by 30। तो ये मेथोडोलॉजी चलेगी। अच्छा जी, now we have reached at 18। अब कंसोलिडेशन का एक सवाल पूछने लगा हूं। बेचा किसने है? एस ने। 2 की टेंशन ना ले, बेचा किसने? एस ने। तो ये प्रॉफिट किसकी किताबों में पड़ा होगा? एस की किताबों में पड़ा होगा। और बेचा सब्सिडरी बनने के बाद है, सब्सिडरी बनने के बाद बेचा, इसलिए इधर आएगा। तो इस प्रॉफिट को उल्टाना है, आपस के प्रॉफिट को उल्टाना है। प्रॉफिट उल्टाने की एंट्री बताएं। एसआरई डेबिट और स्टॉक इंपेयरमेंट आती थी, दूसरा इफेक्ट गुडविल पे जाता था। डेप्रिसिएशन आती है, दूसरा इफेक्ट एसेट पे जाता है। तो स्टॉक का प्रॉफिट रिवर्स हो रहा है, तो दूसरा इफेक्ट स्टॉक पे जाएगा। एसआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। 18 से एसआरई डेबिट और स्टॉक क्रेडिट माइनस 18। अच्छा एक बात सुन लें, कुछ बच्चे पेपर में वर्किंग 6 भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल ना करें, कौन कह रहा है करें? वर्किंग 1 2 3 4 तो करनी है, वर्किंग 6 भी नहीं करते। 60 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 30 डायरेक्ट उधर ही लिख देते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। 60 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30, अब यहां डायरेक्ट लिख दें। प्रॉफिट रिवर्सल, जरा सोच के बताएं प्रॉफिट रिवर्सल किस साइड पे आनी चाहिए? अर्निंग को, प्रॉफिट रिवर्स होने लगे, अर्निंग को कम करें। लें जी सादा सी एडजस्टमेंट। डेटर्स ऑफ एस, डेटर्स ऑफ एस, क्या मैं कह सकता हूं ये बात हो रही है 71 की? एक्सेलेंट, ये बात हो रही है 50 की। डेटर्स ऑफ एस, डेटर्स ऑफ एस, डेटर्स ऑफ एस, ये तो हो गए डेटर ऑफ एस। आगे क्रेडिटर्स ऑफ पी, क्रेडिटर्स ऑफ
पी। ये बात किसकी हो रही है? क्रेडिटर्स ऑफ पी। ये तरीका होता है ना, पहले पी पे उंगली रखी, फिर सारे रशीद को बुलाया, रशीद तू क्रेडिटर पे उंगली रख। मुन्ने आप एक फिगर की नहीं बन रही। नहीं, बच्चों को नहीं समझ आती, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छे अच्छे बड़े हो जाते हैं बच्चे, सर ये क्या, सर ये जब हम पढ़ते हैं ना डेटर ऑफ एस, ये सब क्या बात शुरू कर देते हैं डेटर ऑफ एस। जैसे यहाँ पर मैं क्या कहूँ, डेटर ऑफ एस यही होता है। और मुन्ने को आगे कहीं देख ले कहीं डेटर ऑफ एस। इस 50 में कोई मसला है? अगली बात, असल में मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है अगले वाली लाइन में ला के पढ़े होते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता किसकी किताबों में क्या पढ़ा हुआ है। अगले वाली लाइन अगर मैं इधर खोल देता ना तो आप लोगों ने भी परेशान हो जाना था। अगले वाली लाइन मिला के पढ़ते हैं, फिर टेंशन होती है। डेटर ऑफ एस के बारे में कोई बात करने लगे और आगे बोले क्रेडिटर ऑफ पी के बारे में कोई बात करने लगे। क्रेडिटर ऑफ पी भी मैं हाईलाइट कर लूं, कितने हैं इन दोनों में मसला है? क्या मसला है? डेटर ऑफ एस इंक्लूड, डेटर्स में ना पी से रिसीवेबल ही पड़ा होगा, सोचे ना, डेटर ऑफ एस इसमें क्या पड़ा होगा? पी से रिसीवेबल। इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम पी, कितना? 15। ओहो नहीं, इस साल हो सकता है सेल 60 की हुई हो, पैसे भी भेज दिए होंगे ना, कुछ ऊपर से लेंगे ना करे चीजों को। अच्छा, तो डेटर ऑफ एस इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम पी, कितना? अब मैं अगेन कहूंगा, जब इसको आप मिला के पढ़ा करेंगे ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है, इसको अधूरा पढ़ लिया करें। अब अधूरा पढ़ लिया, पता चल गया डेटर ऑफ एस में मसला है। एस के डेटर में पढ़े कि कौन से वैसे डेटर हो सकते हैं जो पैसे पी से लेने हैं, तो पी से कितने पैसे लेने हैं? 15। तो किस में मसला है? 50 में कितना? तो जरा एरो से बना लें, 50 में 15 का मसला है। क्लियर? अच्छा आगे चलें। लाइबिलिटीज ऑफ पी में क्या पड़ा होगा? पी किसकी तरफ लाइबल होगा? क्रेडिटर्स ऑफ पी। लाइबिलिटीज ऑफ पी में किसकी तरफ लाइबल फील कर रहा होगा? लाइबल फील कर रहा होगा टुवर्ड्स क्रेडिटर्स ऑफ पेरेंट। अगर इसको इन बातों को ना कंसोलिडेशन से हट के पढ़े तो बड़ी आसान सी बातें हैं। क्रेडिटर ऑफ पेरेंट्स इंक्लूड पेएबल टू एस, इंक्लूड पेएबल टू एस। क्रेडिटर्स ऑफ पी, पी की लाइबिलिटीज में एक लाइबिलिटी है एस की तरफ, वो कितना कह रहे हैं? श्योर कह रहे हैं, ओ बीवी जोजा मैंने तेरे से 15 पैसे लेने। बीवी कह रही नहीं मैंने तो 12 रुपए देने। श्योर कह रहे नहीं मैंने 15 रुपए लेने। बीवी ने कहा वो मुन्ने को 3 रुपए देके भेजा था, वो लगता है बाहर खेलने चला गया। श्योर क्या कह रहा है? कितने पैसे लेने? बीवी क्या कह रही है? मैंने कितने पैसे देने? दिल खोले जरा, द डिफरेंस, क्यों इख्तलाफ आ रहा है शोहर और बीवी में? द डिफरेंस इन बैलेंस इज ड्यू टू, मुन्ने की वजह से नहीं, मुन्ना पैसे लेके नहीं आया। द डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय पी। कैश किसने भेजे? पी ने, पेरेंट ने कैश भेजा, मादरत, क्रेडिटर पी के लिए क्रेडिटर थे ना। तो कैश सेंट बाय पी बट रिसीव्ड बाय बीवी ऑन, तो किसने कैश भेज दिया? पी ने। किसको नहीं मिला? एस को। तो डिफरेंस की रीजन बोलें क्या है? ट्रांजिट। अच्छा जी, क्रेडिटर में कितना पड़ा हुआ है? क्रेडिटर में कितना पड़ा हुआ है? 12। अब जरा बता दें 50 और 75 में मसला है या 10 और 12 में मसला है? 50 और 75 में मसला, 15 और 12 में मसला है। और एक बात याद रखिएगा, ये रिसीवेबल्स को पहले खत्म कीजिएगा, फिर पेएबल्स को खत्म कीजिएगा, और जो डिफरेंस आएगा कैश इन ट्रांजिट। तो सफे के टॉप पे एंट्री लिख लें, वर्किंग नंबर 7। जी बिल्कुल। क्रेडिटर नहीं, पहले डेटर को खत्म करो ना, तरतीब। डेटर, शोहर तूने 15 रुपए नहीं लेने, ना कर शोहर। बीवी ऑटो पे लगी हुई थी, बीवी ने कहा मैंने 12 रुपए कौन से देने थे? मैंने तो कोई नहीं देने थे 12 रुपए। क्रेडिटर का टी, अच्छा जी। और कैश इन ट्रांजिट कितना जी? बैलेंसिंग डन। एक मिनट के लिए ना इधर दोबारा देख लें, मैं नीचे इंग्लिश पढ़े बगैर बता रहा हूं, तेरे साथ वाले को कोनी मार्किंग तुझे कर दी। डेटर ऑफ एस इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम पी ऑफ 15। इधर देखो, क्रेडिटर ऑफ पी इंक्लूड पेएबल टू एस, ठीक है जी। अब जब ये 15 और 12 टैली नहीं कर रहे तो 15 और 12 की एंट्री डेटर क्रेडिट, क्रेडिटर और कैश इन ट्रांजिट बैलेंसिंग। क्लियर? चलें जी, अब डेटर क्रेडिट करें, -15। शोहर का क्या तूने 15 नहीं लेने, बीवी बोलेगी मैंने कौन से देने थे, लेकिन आपने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली क्योंकि 15-12 आपने किया, बैलेंस शीट टैली नहीं हो। भाई बातें ना करो, ना भाई बातें ना करो, बातें नहीं। अच्छा, आप बोलें बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी?
कैश इन ट्रांजिट, इसको कैश में डाल दें। प्लस जरा डिफरेंट बॉल पॉइंट से इस एंट्री को पोस्ट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ऐसे आपको नजर आ रही हो, ताकि घर में जरा समझ आ जाए, तरतीब से नजर आ रही हो फिगर्स। थोड़ी दूर करके बेशक नोट कर लें। क्या चीज? तो लॉस बुक कर लो, फिर लॉस बुक कर लो। हाँ हाँ हाँ, वो फिर डिसाइड करेंगे कौन कौन शेयर करेगा, वो फिर उनका आपस में म्यूचुअल कंसेंट से होगा। मुन्ना किसने भेजा था? ओके अच्छा जी, इट्स ओवर नाउ। अब वर्किंग 1 क्या पूरी हो गई? जी बिल्कुल। इसमें गुडविल आती थी बैलेंसिंग, लेकिन आज नेगेटिव गुडविल आ रही है। अब तरतीब से वर्किंग्स को पूरा करना शुरू करें। ये ब्लू वाली आज की नई एंट्री, ये मेरी तरफ से, बाकी सवाल किताब की तरफ से था। तो ये आज सिर्फ ब्लू वाली नई एंट्री किया, आज हमने और कोई नया काम नहीं किया। रिवैल्यूएशन लॉस तो कोई आसान सी बात थी, सिर्फ ब्लू वाली ये नई एंट्री है। अच्छा जी, सब्सिडरी की अर्निंग्स को किस किस को दे दे? नए ओनर्स को, पुराने ओनर्स को? नए ओनर्स को। नया ओनर कौन है? सीआरई और एनसीआई। जी 230 जमा 10 माइनस 70 माइनस 18 150 मल्टीप्लाइड बाय 75%। पॉइंट्स में ना लिखवाना। 152 इंटू 38। अच्छा जी, नाउ क्या पेरेंट इंतजार कर रहा था कुछ ना कुछ सब्सिडरी कमा के देगी? क्या इमरान खान भी इंतजार कर रहा था कुछ ना कुछ सब्सिडरी कमा के देगी? तो वो किधर गया बंदा? ये बैठा ये। जी कितना हुआ? 38। ओके अच्छा, ये मैंने आपको एक मशवरा दिया था, कैपिटल रिजर्व्स को ना इधर और इधर ना डालें, सेम अजीब सी बात हो जाएगी। कैपिटल रिजर्व्स को तकसीम कर दें इस तरीके से कि जो सब्सिडरी के कैपिटल रिजर्व, मेरी बात सुना करें, सब्सिडरी के कैपिटल रिजर्व जो पेरेंट को मिलने हैं वो इधर डाल दें, और सब्सिडरी के कैपिटल रिजर्व जो इमरान खान को मिलने हैं वो इधर डाल दें। तो इसको आप ले जाएं कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व में और ले जाएं एनसीआई में। 28 माइनस 9 कितना आ रहा है? 19 मल्टीप्लाइड बाय 70 14.25। इसको 14 कर दें। लेकिन तूने सवाल पूछना है सर पेपर में भी इस तरह तिरछी, अच्छा लेकिन ये खुद समझ आई नहीं करना। 19 इंटू 25%, 5। इन दोनों को उठा के उसी तरह एक्शन, इन दोनों को उठा के इधर ले जाएं, 14 और 5 को। सब्सिडरी के कैपिटल, अच्छा देखिए इधर, इधर देखें, सब्सिडरी की अर्निंग, पेरेंट की अर्निंग, कंसोलिडेटेड अर्निंग, सब्सिडरी के कैपिटल रिजर्व, पेरेंट के कैपिटल रिजर्व, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व। सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग में इमरान खान को देना चाहिए कुछ? नहीं ऐसे सोच के बोला करें। सब्सिडरी की अर्निंग में इमरान खान को कुछ देना चाहिए। अच्छा, सब्सिडरी के कैपिटल रिजर्व्स में से भी इमरान खान को कोई हिस्सा देना चाहिए। चलें जी, ओवर, सवाल खत्म हो गया। कैरी डाउन 50। अच्छा उधर एक 0.5 पड़ा हुआ है, ओहो इधर 50 155.5 सीआरई। एक मिनट तस्वीर ले लीजिएगा। सीआरई और कंसोलिडेटेड कैपिटल, जिनको एंड में पोस्टिंग में इशू आते हैं वो नोट ना करें, समझें। सीआरई जिनको पोस्टिंग में इशू नहीं आता उनकी खैर 503.50 155.5 633 308 10 542 15 लगते भाई घर से फिगर निकाल के आए जबरदस्त। 120 बुक्स पे भी सोल्यूशन नहीं है। 120 158 लेट आए थे तो हाँ, प्लांट कम हो रहे ना, तो प्लांट कम होने से डिप्रिसिएशन कम होने की एंट्री। क्या नहीं, प्लांट दोबारा ज्यादा करोगे इस तरह सोचोगे तो परेशान होगे। प्लांट कम हो रहे, इसकी वजह से डेप्रिसिएशंस कम करनी है, तो डेप्रिसिएशन जब कम करेंगे तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट
प्लांट डेब्ट। बाकी लॉजिक समझनी है तो क्लास के बाद आ जाओ, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी इंपॉर्टेंट बात डेप्रिसिएशन कम करनी है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट को। चलें जी, ओवर, एक सेकंड। अगला सवाल होमवर्क में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 775।